हेलो गाइस, ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी हीरोइन को जिसका नाम मिस जी है। ये इस वक्त ड्रंक होती है, नशा पूरी तरह से इसके सर पर चढ़ा होता है और यहाँ पर हमारा हीरो होता है, ये स्मोकिंग कर रहा होता है। इसका नाम मिस्टर सॉन्ग है। मिस्टर सॉन्ग असल में एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ होता है और मिस जी इसके यहाँ काम करती है, यानी इसकी कंपनी में ये एक एम्प्लॉय है। ये मिस्टर सॉन्ग को देखकर इसके पास आ जाती है। मिस्टर सॉन्ग का सिगरेट गिर जाता है, ये भी देख लेता है कि ये तो ड्रंक लग रही है। ये इसे थाम लेता है, ये इसे कहती है कि हेल्प मी से इसका मतलब ये होता है कि मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो। मिस्टर सॉन्ग इसे लेकर एक गाड़ी में आ जाता है और इसे किस करने से पहले ये कहता है कि एक दफ़ा फिर से सोच लो, क्या तुम वाकई में ये सब करना चाहती हो ना? क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, तुम ऐसा करने के लिए खुद ही मुझे कह रही हो। ये इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और डायरेक्ट इसको किस कर लेती है। ये भी इसका साथ देता है, इसे किस करता है और ये दोनों आउट ऑफ कंट्रोल होकर गाड़ी में ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कुछ देर के बाद मिस्टर सॉन्ग मिस जी को कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो, जिस पर वो कहती है कि असल में किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, इसलिए मैं आउट ऑफ कंट्रोल होगी और मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है और मैं तो अभी तक डिससेटिस्फाई ही हूँ। मैं तुम्हारे साथ फिर से ये सब कुछ करना चाहता हूँ। वैसे भी मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था। वो इसकी बातें सुनकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही होती है, थोड़ा सा ऑफेंड भी हो जाती है, क्योंकि इसने जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले किया होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के नशे की वजह से इसने किया था और ये इसे दोबारा से ये सब करने के लिए कह रहा होता है, जिस पर ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। ये इसे कहती है कि मैं तुम्हें किसी दिन डिनर पर लेकर जा सकती हूँ, लेकिन जो कुछ अभी हुआ है ये दोबारा कभी नहीं हो सकता। और ये कहकर वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। बाहर कैमरास लगे हुए होते हैं जो जी की वीडियो को बना लेते हैं, जिस तरह से ये लड़खड़ा कर और नशे में चल रही होती है, ये सारा कुछ इन कैमरास में रिकॉर्ड हो जाता है। और यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग नोट करता है कि इसकी शर्ट पर ब्लड का स्पॉट होता है, जिससे इसको पता चल जाता है कि ये इस लड़की का भी, यानी मिस जी का भी ये पहला टाइम ही था, फर्स्ट टाइम ही था। फिर हम देखते हैं ये बात ले रही होती है, इसे अपनी माँ की कॉल आती है। वो इसको कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे पता चला है कि पार्टी में तुम्हें किसी ने ड्रिंक पिला दिया है। क्या तुम बीमार तो नहीं हो गई हो? क्या तुम्हें वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है? जी अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस अपनी फिक्र किया करें, अपना ख्याल रखा करें। आपके अलावा भला मेरा कौन है इस दुनिया में? जिस पर इसकी माँ तो इसे ब्लेसिंग्स देने लगती है, दुआएं देने लगती है कि तुम्हारी जैसी बेटी तो सबकी होनी चाहिए, तुम्हारे होते हुए मेरी तबीयत को भला क्या हो सकता है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और अगर तुम्हारी जैसी बेटी मेरी ना होती तो जिनसे तुम्हारे बाप ने लोन लिया हुआ था वो तो पता नहीं मेरे साथ क्या करते। और यहाँ पर जी को पास्ट का एक सीन याद आ जाता है, जब लोन लेने वाले इनके घर पर आकर इनको थ्रेट करते हैं और ये कहती है कि जो लोन तुमने मेरे डैडी से लिया हुआ है वो लोन मैं तुम लोगों को रीपे कर दूंगी, और इसीलिए ये जॉब भी कर रही होती है। और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। ये अपनी माँ से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करके इनको कहती है कि अब आपके आराम करने का टाइम है, आप सो जाए और मैं कल मॉर्निंग में आपको कॉल करूंगी, फिर हम बात करेंगे। और कॉल को ये कहकर ये डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में मॉर्निंग में ये अपने ऑफिस में आती है और इसके ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां इसके ऑफिस आने से पहले ही इसकी जो रात वाली वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुई होती है इसे देखकर इसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगती है, जैसे कि मिस जी गाड़ी में पता नहीं किसके साथ होगी, पूरी गाड़ी हिल रही थी और ये तो काफी ज्यादा बोल्ड है, काफी ज्यादा बेशर्म है। तभी मिस जी भी आ जाती है और एक लड़की इसके पास आकर इसको टीज भी करने लगती है कि तुम रात को किसके साथ थी? तुमने तो गाड़ी को हिलाकर ही रख दिया था, तुम्हारे साथ गाड़ी में भला कौन था? ये इसकी बातों पर थोड़ा सा इंस्टिगेट तो होती है लेकिन अवॉइड करके आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग के पास इसका मैनेजर बैठा हुआ होता है। इसका मैनेजर इसको बताता है कि सर क्या आपको पता चला है कि मिस जी रात को किसी के साथ गाड़ी में क्या कर रही थी? और पता नहीं कौन था मिस जी के साथ गाड़ी में, शायद ये इसका बॉयफ्रेंड होगा। तभी ये दरवाजे के पास आ जाती है और ये बातें सुन लेती है। फिर ये डोर को नॉक करके अंदर आ जाती है और मिस्टर सॉन्ग को और इसके मैनेजर को देखते हुए ये कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ को यहाँ पर डिस्कस किया जाए। जिस पर मैनेजर तो अच्छा खासा शर्मिंदा सा हो जाता है और मिस्टर सॉन्ग मिस जी की तरफ देखता है। इसे तो पता होता है कि ये तो मेरे साथ ही गाड़ी में थी कल रात को, लेकिन जब वो जी का एटीट्यूड देखता है कि ये तो खुद इस बात को सीक्रेट रखना चाहती है तो वो भी इस बात को डिस्क्लोज नहीं करता। ये बस बहुत ही गहरी नजरों से जी को देख रहा होता है। फिर ये अपने मैनेजर से कहता है कि मेरी जो आज बिजनेस मीटिंग है इसमें मैं तुम्हारी जगह मिस जी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन मिस जी तो इनकार कर देती है। ये कहती है कि आपके साथ मीटिंग्स में जाना मेरा काम नहीं है। ये बस मिस्टर सॉन्ग को अवॉइड कर रही होती है और इधर मैनेजर इसको इशारे करवा रहा होता है कि तुम ये क्या बकवास करते जा रही हो, सर के साथ मीटिंग में जाओ। मिस्टर सॉन्ग भी इसको कह रहा है कि क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ जाने में?
और अगर तुम मेरे साथ मीटिंग में नहीं जाना चाहती हो तो अपने काम की मुझे प्रेजेंटेशन तो दिखा दो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आजकल कैसा काम कर रही हो, क्या तुम्हारा फोकस काम पर है भी कि नहीं। वो बड़ी इरिटेट सी होती हुई कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर मिस्टर सॉन्ग के साथ ये प्रेजेंटेशन रूम में आ जाती है और यहाँ पर आकर ये प्रेजेंटेशन देने लगती है, जबकि मिस्टर सिंह का तो फोकस किसी और ही बात पर होता है। इसके दिलो दिमाग पर अभी तक रात वाली फीलिंग्स का ख्याल ही आ रहा होता है। इसे तो प्रेजेंटेशन से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये इसे देखकर महसूस करती है कि प्रेजेंटेशन में तो इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, मैं क्या बता रही हूँ इसको बिजनेस के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। ये इसको कहती है कि सर मैंने तो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट भी कर दिया है, लगता है आपका फोकस कहीं और है। मेरी प्रेजेंटेशन की ये फाइल पड़ी हुई है, आप इसे खुद देख सकते हैं। जिस पर ये इसे कहता है कि फाइल मेरे पास लेकर आओ। ये फाइल को उठाकर इसके पास लेकर आती है। ये कहता है कि तुम फाइल को खोलो। ये फाइल को ओपन करती है तो ये इसकी तरफ देखने लगता है। ये इतनी देर से तो इधर उधर ही देख रहा होता है और कुछ सोच रहा था, लेकिन अब ये इसको देखने लगता है। ये भी इसकी तरफ देखने लगती है। ये फाइल को बंद कर देता है। इसके हाथ फाइल में होते हैं। ये जल्दी से अपने हाथों को बाहर निकालती है। ये इससे कहता है कि मुझे लग रहा है कि शायद तुम मुझसे डर रही हो। जिस पर ये कहती है कि मैं आपसे भला क्यों डरूंगी, आप तो एक बहुत ही ज्यादा काइंड बॉस हैं जो अपने एम्प्लॉय को बहुत ही ज्यादा फेयरली ट्रीट भी करते हैं। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि मिस जी, कल रात जो भी हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ कि तुमने ऐसा चाहा था, इसलिए मैंने तुम्हें टच किया, वरना मैं तुम्हें कभी भी टच ना करता। और अगर तुम ही चाहोगी तो दोबारा भी ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। मिस जी को इसके बाद बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वो वहां से जाने लगती है तो मिस्टर जियान भी वहां पर आ जाता है और इसे पकड़ लेता है। मिस्टर जियान असल में मिस जी का बॉयफ्रेंड होता है और इन दोनों की शादी फिक्स हो गई हुई होती है, लेकिन ये एक फ्लर्ट किस्म का बंदा होता है, जिसकी वजह से मिस जी ने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया होता है। ये अब इससे शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन जियान तो अभी भी इसके पीछे पीछे ही होता है। ब्रेकअप हो जाने के बावजूद भी ये चाहता है कि इसके साथ पैचअप हो जाए और इसके साथ मेरी शादी भी हो जाए। ये इसको पकड़ कर कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे ऑफिस में सब तुम्हें अक्यूज कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखी है जहां पर तुम एक गाड़ी से बाहर निकली थी और गाड़ी पूरी तरह से हिल रही थी। तो मैंने सबको बता दिया है कि उस वक्त तुम गाड़ी में मेरे साथ थी और मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना, अब कोई तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं करेगा। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही केयरिंग बॉयफ्रेंड हो। मिस्टर जियान मिस्टर सॉन्ग को देखकर हाय कहता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। इससे पहले कि ये कुछ और भी कहता है, मिस जी इसे खींच कर बाहर लेकर आ जाती है। मिस्टर सॉन्ग तो इन दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस हो जाता है, इसे गुस्सा भी आता है। यहाँ पर जी मिस्टर जियान को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम भूल चुके हो कि हमारा तो ब्रेकअप हो गया है। जिस पर वो कहता है कि तुम सारी पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती हो, मैं भी तो सब भूल कर नया स्टार्ट लेना चाहता हूँ। जिस पर ये कहती है कि मैं क्या भूलूं, क्या तुम्हारा दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर था ये मैं भूल जाऊं, कोई छोटी मोटी बात हो तो मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मैं ये कैसे भूलूं कि तुम मेरे साथ बेवफाई करते रहे हो, तुम मेरे साथ कभी सिंसेयर ही नहीं थे। जिस पर जियान कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मेरी बेवफाई याद है, और जो रात को तुमने किया है वो क्या है, तुम किसके साथ गाड़ी में थी और क्या कर रही थी, क्या मैंने भी तुमसे ये पूछा है। इनफैक्ट मैं तो ये सब जानते हुए भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे पैचअप करना चाहता हूँ। वो कहती है कि मैं अब तुमसे शादी कभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो हरकतें तुम्हारी है ना, अगर मैंने तुमसे शादी की तो मैं सारी जिंदगी रोते हुए गुजार दूंगी। ये कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा और वो तो बीमार हो जाएंगी, क्योंकि वो तो तुम्हारे रिश्ते से बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। तो क्या तुम अपनी माँ को भी परेशान करोगी और बीमार करना चाहती हो। पहले इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ये इसको कहती है कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं मिस्टर सॉन्ग को कहकर तुम्हें बाहर फिकवा दूंगी। इतने में मिस्टर सॉन्ग भी वहां पर आ जाता है और मिस जी को कहता है कि लगता है मिस जी, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा बातें करना चाहती हैं, अभी आपकी पर्सनल बातें खत्म नहीं हुई, और अगर और बातें करना चाहती हैं तो आप छुट्टी करके जा सकती हैं। वो ये कहकर फाइल वहां पर फेंक कर चला जाता है। इसके जाने के बाद मिस्टर जियान मिस जी से कहता है कि अच्छा, तो ये है मिस्टर सॉन्ग, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। असल में मिस्टर सॉन्ग बहुत ही फेमस रिच बिजनेसमैन होता है, जिसके बारे में पूरी कंट्री में चर्चा होता है और सब इसको देखने के लिए, इससे बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। इसको एक सेलिब्रिटी की तरह डील किया जाता है, इसलिए मिस्टर जियान इसको देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ये इसे कहता है कि क्या तुम मुझे भी यहाँ पर जॉब दिलवा सकती हो। ये तो गुस्से से वहां से चला जाती है। ये तो इसे जान छुड़ा रही होती है, इससे ब्रेकअप कर चुकी हुई होती है, इसे शादी नहीं करना चाहती, और ये बेवकूफ इंसान इसको कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर जॉब भी दिलवा सकती हो। एनीवेज, फिर हम देखते हैं मीटिंग वाली जगह पर सब पहुंच रहे होते हैं। वहां पर मिस्टर जियान भी मिस जी के साथ होता है और इसने मिस जी को बड़े प्यार से पकड़ा हुआ होता है। ये लड़की मिस्टर जियान को देखकर कहती है कि लगता है मिस्टर जियान अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं।
और इस लड़की का नाम मिस वांग होता है और इसका अफेयर मिस्टर जियान के साथ होता है। मिस्टर जियान इसको कहता है कि हाँ ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं मिस जी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और हम बहुत ही जल्दी शादी भी करने वाले हैं। मिस जी भी सबके सामने ये बात सुनकर हैप्पी होने का ड्रामा करती है और ऐसे शो करती है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। इतने में वहां पर मिस्टर सॉन्ग भी आ जाता है। सब इसको बहुत ही ज्यादा वार्मली नाइसली वेलकम करते हैं। मिस्टर जियान तो पहले ही मिस्टर सॉन्ग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हुआ होता है। ये जल्दी से इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है ताकि हैंड शेक कर सके। मिस्टर सॉन्ग इसकी तरफ गुस्से से देखता है। मिस्टर जियान कहता है कि लगता है आपने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैं अभी अभी आपके ऑफिस में थोड़ी देर पहले आया था, मैं मिस जी का फियांसे हूँ। मिस्टर सॉन्ग तो फिर भी इसे हैंडशेक नहीं करता है और वहाँ से एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ जाता है। ये तो अच्छा खासा एम्बैरस हो जाता है, ऑकवर्ड फील करता है। फिर मिस जी भी इसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है, लेकिन वो तो इसके गुस्से की परवाह किए बिना ही इसे पकड़ कर आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग जल्दी से मिस जी को आवाज देता है और साथ ही ये अपने पास पड़ी हुई चेयर को क्लोज कर लेता है। मिस जी और सब मिस्टर सॉन्ग की तरफ देखने लगते हैं कि इसे मिस जी जैसी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को इतना कैजुअली सबकी प्रेजेंस में आवाज लगाने के बिना क्या जरूरत पड़ गई है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि मिस जी आप यहाँ पर आकर मेरे पास बैठो। ये बात तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है सबके लिए। मिस जी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और ये कहती है कि असल में मिस्टर सॉन्ग अपने नए प्रोजेक्ट को मेरे साथ डिस्कस करने चाहते हैं। मेरे पास इस नए प्रोजेक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन है और इसीलिए ये मुझे अपने पास बुलाकर बिठाना चाहते हैं ताकि मैं इनके साथ बिजनेस को डिस्कस कर सकूं। और ये बात को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और वो ये सब झूठ बोल रही होती है। ये सिर्फ इसलिए ये कह रही होती है कि ये बात को संभाल सके। फिर वो मिस्टर सॉन्ग के पास आकर आहिस्ता से आवाज में कहती है, मिस्टर सॉन्ग आपको क्या काम है मुझसे। मिस्टर सॉन्ग तो ऊंची आवाज में दोबारा से कहता है कि यहाँ पर मेरे पास बैठो। वो फिर से कहती है कि यहाँ पर मेरा फियांसे भी है और बाकी का सारा स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। आप एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और आपकी अच्छी खासी रेप्यूट भी है। अगर आपके साथ मेरे जैसी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बैठ जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी और मुझे तुम्हें थर्ड टाइम भी कहना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे साथ बैठो, लेकिन शायद फिर भी तीसरी दफा कहने के बावजूद भी तुम मेरे साथ ना बैठो। शायद तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का काफी ज्यादा डर है, इसने तुम पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। जिस पर जल्दी से मिस्टर जियान आकर इसे जबरदस्ती मिस्टर सॉन्ग के पास वाली चेयर पर बिठाने लगता है और कहता है कि जी मिस्टर सॉन्ग के साथ बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए ऑनर की बात होनी चाहिए। तुम यहाँ पर आराम से बैठो और बिजनेस के जो भी मैटर्स हैं इनको डिस्कस करो, मैं तुम्हें कुछ देर में आकर पिक कर लूंगा। मिस जी का दिल तो यहाँ पर बैठने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता, लेकिन ये बैठ ही जाती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस जी बेसमेंट में देखती है, वहां पर मिस्टर जियान मिस वैंग के साथ फिजिकल हो रहा होता है। ये देखकर इसे कुछ ज्यादा शॉक तो नहीं लगता क्योंकि ये तो पहले ही जानती है कि मिस्टर जियान किस टाइप का आदमी है, इसलिए तो इसने इसके साथ ब्रेकअप किया होता है। ये वहां से खामोशी से जाने लगती है तो मिस्टर सॉन्ग वहां इसके सामने आ जाता है और फिर मिस्टर सॉन्ग भी देखने लगता है जो मिस जी देख रही होती है। मिस्टर जियान मिस वैंग के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और मिस वांग मिस्टर जियान को कहती है कि जब तुम्हारा मिस जी के साथ ब्रेकअप हो चुका हुआ है तो तुम इसके साथ यहाँ पर क्यों आए हो। देख तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही थी। और ये बात सुनकर मिस्टर सॉन्ग को पता चल जाता है कि इन दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका हुआ है और मिस जी से कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जबकि तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका हुआ है। इतनी देर में कोई मिस्टर सॉन्ग को ढूंढते ढूंढते इनको आवाज लगाते लगाते वहां पर आने लगता है। मिस जी इसे जल्दी से पकड़कर एक साइड को ले जाती है और ये महसूस करती है कि ये तो मिस्टर सॉन्ग के काफी ज्यादा क्लोज खड़ी है। ये वहां से पीछे को होने लगती है तो मिस्टर सॉन्ग अपना पाँव टांग आगे करके इसका रास्ता रोक लेता है और नीचे वाली बेसमेंट के हिस्से में मिस्टर जियांग और मिस वांग एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। बड़ी सेक्सी सेक्सी सी बातें भी ये कर रहे होते हैं, जैसे कि मिस्टर जियान मिस वांग को कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा सॉफ्ट हो गई हो और इनकी ये बातें ये दोनों भी सुन रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग मिस जी को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें ऐसे फील करवा सकता हूँ, जिस पर ये कहती है कि नहीं मुझे ऐसा फील करने की कोई जरूरत नहीं है और इसे पीछे को करके वहां से जाने लगती है। ये इसको फिर से रोकता है, ये फिर से इसको धक्का देकर वहां से जाने लगती है, जिस पर ये इसका हाथ पकड़ लेता है। ये कहती है कि मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तुमने, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर ये इसका हाथ छोड़ देता है और ये जाने लगती है। तो वहां पर सामने से मिस्टर जियान आ रहा होता है, इसके पीछे पीछे मिस वान भी होती है। ये तो जल्दी से वहां से भाग जाती है, यानी मिस वान तो वहां से चले जाती है, जबकि मिस्टर जियान तो इसे देखकर घबरा जाता है और इसको फौरन से सफाइयां देने लग जाता है, यानी एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है।
कि मैं और मिस स्वान तो बेसमेंट में एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील को डिस्कस कर रहे थे और मैंने तो इसको नहीं बुलाया था, ये खुद ही मेरे पीछे पीछे आ गई थी क्योंकि इससे मुझसे काम था और हम तो बेसमेंट में काम को ही डिस्कस कर रहे थे। हमने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया जिस पर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। मिस जी इसको कहती है कि तुम लड़के हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं होती है, वफा नहीं होती है, ऑनेस्टी नहीं होती है। जिस पर मिस्टर जियान इसको कहता है कि तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, जो तुम उस रात किसी के साथ गाड़ी में कर रही थी उसके बारे में मुझे बता। और मैं तो ये सब करने के लिए इसलिए मजबूर हूँ कि पिछले 3 साल से मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ और तुमने इन 3 सालों में मुझे एक बार भी खुद को टच करने नहीं दिया, तो मैं और क्या करूँ। जिस पर मिस जी तो इसकी बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वहां से जाने लगती है। मिस्टर जियान इसका हाथ पकड़कर इसको कहता है कि पहले मेरी बात का जवाब दो फिर जाना, बताओ मुझे तुम उस रात किसके साथ थी। तभी मिस्टर सॉन्ग आकर इसको किक मारता है। मिस्टर जियान कहता है कि मिस्टर सॉन्ग आप यहाँ पर कैसे आए। एक्चुअली इन सब बातों के दौरान मिस्टर सॉन्ग स्टेयर्स की एक साइड पर था और ये स्टेयर्स के बिल्कुल सामने थी, इसलिए मिस्टर जियान सिर्फ और सिर्फ मिस जी को ही देख पाता है और इसको लगता है कि शायद यहाँ स्टेयर्स पर सिर्फ ये ही है और इसलिए मिस्टर सॉन्ग इनकी सारी बातें सुन चुका हुआ होता है और वो अचानक से सामने आकर इसको किक मारता है। तो मिस्टर जियान तो पहले हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि असल में मुझे मिस जी के साथ एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करना था, इसलिए मैं इसे लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और वो इसे लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस जी मिस्टर सॉन्ग को थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प की। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या इसीलिए तुम मुझे भी फ्लर्ट समझती हो क्योंकि तुम्हारा अपना बॉयफ्रेंड जो फ्लर्ट था, तो तुम्हें लगता है कि दुनिया के सारे आदमी लड़के फ्लर्ट हैं। हालांकि मैं तो तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि उस रात मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और वो ये कहता हुआ इसके क्लोज होने लगता है। इतनी देर में मिस जी की फ्रेंड आ जाती है। ये मिस्टर सॉन्ग को बाय कहकर अपने फ्रेंड के साथ घर जाने लगती है। इसकी फ्रेंड इससे पूछती है कि मैंने तुम्हारी वो वीडियो देखी है, बताओ मुझे तुम उस रात किसके साथ थी। जिस पर मिस जी मुस्कुराकर इसको बताती है कि मैं इसी के साथ थी। ये लड़की तो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मिस्टर सॉन्ग के साथ थी। जिस पर वो इसे मुस्कुराते हुए चुप होने का इशारा करके वहां से चले जाती है। घर आकर इसकी फ्रेंड इसको बताती है कि ये मिस्टर सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है, सब लड़कियां इस पर मरती हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें इसके साथ बेड शेयर करने का मौका मिला, लेकिन तुम इससे बचकर रहना क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस आदमी भी है। मिस जी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से, ये किस किस्म का डेंजरस आदमी है, जरा मुझे भी तो बताओ। इसकी दोस्त इसको कहती है कि कोई किडनैपिंग का केस है। अच्छा खैर छोड़ो, हम इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और तुम इस बात को बस इतना समझ लो कि ये एक अच्छा लड़का नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस लड़का है, इसकी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और तुम्हें तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब मैंने इसको देखा था, ये जिस तरह से तुम्हारी तरफ देख रहा था, तो इसके देखने के तरीके से ही मुझे आइडिया हो गया था कि ये तुम्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं, बस तुम इससे अब बच कर रहना। मिस जी इसको कहती है कि ये फजूल बातें हैं और ये फजूल बातें तुम अपने पास ही रखो, सुबह मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है और मैं तो सोने जा रही हूँ। और वो सोने चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सब मीटिंग के लिए मौजूद होते हैं। मिस्टर सॉन्ग भी यहाँ पर आ गया होता है। मिस जी अपने कुलीग से पूछती है कि मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर क्यों आया है, भला इस मीटिंग में इसका तो कोई काम नहीं बनता था। इसकी कोलीग भी इसको कहती है कि पता नहीं मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर क्यों आया है, इनका यहाँ पर आना तो वाकई में नहीं बनता था। मिस्टर सॉन्ग तो सब पर गुस्सा करके फाइल्स को टेबल पर मारता है और कहता है कि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट किया है और आप लोगों ने जो प्लान कंपोज किया है इसमें इतने ज्यादा लूप होल्स हैं, पहले इस प्लानिंग को ठीक करें फिर मुझे इन्फॉर्म करें। और यहाँ पर मिस जी को इसका गुस्सा देखकर अपने फ्रेंड की बात याद आ जाती है जो वो कह रही थी कि अब तो मुझे लगता है कि मिस्टर सॉन्ग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये मिस्टर सॉन्ग की तरफ देखती है तो वो भी इसकी तरफ देखता है। ये जल्दी से अपने नजरें पीछे कर लेती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में ये किसी से मिलने के लिए जा रही होती है और जिससे मिलने के लिए ये आई हुई होती है ये इससे फोन पर बात भी कर रही होती है और ये इसको बता रही होती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने ही हूँ और तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। ये जैसे ही लिफ्ट को ऑन करती है वहां पर मिस्टर सॉन्ग भी आ जाता है। ये इससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो इसको इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, इग्नोर कर देती है, खामोश रहती है। ये फिर से इसको कहता है कि जो उस रात हुआ मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से ये सब करूँ क्योंकि मैं उस रात को भूल नहीं पा रहा हूँ और मैं दोबारा से तुम्हारी फीलिंग्स को फील करना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी की फीलिंग्स को फील करना चाहता हूँ। ये इसको कहती है कि तुम्हारी इतनी जरूरत कैसी हुई कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करो और क्या तुम्हें आइडिया नहीं है कि लड़कियों से इस तरह की बात नहीं की जाती।
वो इसको कहता है कि तुम चलो इस बात को तो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस रात बोला था कि तुम मुझे किसी दिन डिनर पर लेकर जाओगी, तो क्या तुम ये बात भूल चुकी हो? अभी तक तुमने मुझे डिनर नहीं करवाया। जिस पर जी इसको कहते हैं कि उस रात मैंने जो भी बोला था सिर्फ नशे में होने की वजह से बोला था। जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि डिनर पर लेकर जाना कौन सा क्राइम है, तुम इतना तो कर ही सकती हो। जी इसको कहती है कि चलो ठीक है, आप जैसे फेमस बंदे को मैं किसी रेस्टोरेंट में लेकर जा तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि इससे आपकी रेप्यूट स्पॉइल होगी, इसलिए मैं खाना आपके रूम में ऑर्डर करवा देती हूँ। बजाय कि हम किसी होटल में जाएं, आप अपने रूम में ही खाना खाएं और मैं आपको ट्रीट इस तरह से दे देती हूँ। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि तुम्हें भी मेरे रूम में मेरे साथ ही बैठकर खाना खाना होगा, और ये तुमने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? जिस पर ये कहती है कि ये एक गैजेट है। वो कहता है कि क्या ये तुमने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बाय किया है? और इसको सेड्यूस करने लगता है। इसके बाजू को टच करता हुआ ये इसको उठा लेता है। ये भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ये इसे बेड पर फेंकता है, खुद को इसके क्लोज करता है, इसे किस करने लगता है। ये इसको कहती है कि मैं बस तुम्हें आज आखिरी बार ये सब करने की परमिशन दे रही हूँ, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस आखिरी बार ये सब करने की परमिशन दे रही हूँ, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ऐसा तो हमेशा होगा, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात के वक्त मिस्टर सॉन्ग की आंख खुलती है तो वो देखता है जी के मोबाइल पर मिस्टर जियान के यानी इसके बॉयफ्रेंड के काफी ज्यादा वॉइस मैसेजेस आ रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग इन मैसेजेस को सुनने लगता है। मिस्टर जियान कह रहा होता है कि जी मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम खुद को बहुत ही ज्यादा क्लीन समझती हो, क्या मैं नहीं जानता हूँ कि उस रात गाड़ी में तुम किसके साथ थी? वो कोई और नहीं था बल्कि मिस्टर सॉन्ग ही था। तुम बॉयफ्रेंड के होते हुए दूसरे आदमियों के साथ रिलेशनशिप बना सकती हो, तुम्हारी माँ को पता चलेगा ना कि तुम ये सब कुछ करती फिर रही हो तो इनको हार्ट अटैक हो जाएगा। और अपनी करतूतें तो तुम देखती नहीं हो, और आज मुझे और वैन को एक साथ देखकर तुमने हंगामा ही कर दिया था, और जो हुआ सो हुआ, तुम्हारी और मेरी शादी होकर ही रहेगी, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और वो अपने दिल की सारी भड़ास निकालकर इन वॉइस मैसेजेस पर इसको सेंड कर देता है। और ये सारे वॉइस मैसेजेस मिस्टर सॉन्ग सुन रहा होता है, और इसको लगता है कि शायद ये वॉइस मैसेजेस जी ही सुन रही है। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन आ लेती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सॉन्ग अपने एम्प्लॉय से बिजनेस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा होता है। तभी मिस जी इसकी शर्ट को पहनकर बाहर आ जाती है। ये तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड महसूस करता है, और ये सब एम्प्लॉय भी इसकी तरफ हैरानगी से देखने लगते हैं, सब शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि वापस अपने कमरे में चलो, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से से इन सब को देखकर वहां से कंफर्टेबली दूसरे रूम को चले जाती है, यानी दूसरे रूम के वॉशरूम की तरफ चले जाती है। और वॉशरूम में आकर मिरर को देखते हुए इसे खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने रात को खुद को कंट्रोल क्यों नहीं किया। और यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग पहले तो चकासा एम्बैरेस हो जाता है, इन वर्कर्स के सामने थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। फिर ये इस बात को संभालता हुआ कहता है कि चलो जल्दी से काम की बात करो। कुछ देर के बाद मिस्टर सॉन्ग की एक और मैनेजर जिसका नाम मिस निंग होता है, वो आकर दरवाजे को नॉक करती है। और यहाँ पर मिस जी अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो चुकी हुई होती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए ये यहाँ पर आई थी, बिजनेस टूर के लिए ये यहाँ पर आई थी, ये तो कल ही हो चुका है, तो अब घर जाने का टाइम होता है। मिस निंग इसको कहती है कि तुम मिस्टर सॉन्ग के साथ इतनी ज्यादा क्लोजनेस क्यों बढ़ाती फिर रही हो? मैंने पहले भी नोट किया है कि तुम इसके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही फिर रही हो, और आज तो तुम इसके बेडरूम से निकली हो। जिस पर मिस जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसको कहती है कि मिस्टर सॉन्ग के आगे पीछे फिरने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत होगी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सॉन्ग के साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, और मेरे आगे पीछे तो वो फिर रहा है, मैं इसके आगे पीछे नहीं फिर रही हूँ। तभी मिस्टर सॉन्ग भी वहां पर आ जाता है, और इसे तो मिस जी की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो इसे इसके कपड़े पकड़ाने लगता है और कहता है कि इस बैग में तुम्हारे कपड़े हैं और तुम्हारे जूते हैं। लेकिन जब ये इस बैग को पकड़ने लगती है तो ये बैग नीचे गिरा देता है, क्योंकि इसे मिस जी की बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। फिर ये इसे जॉब से निकाल देता है और कहता है कि अब तुम्हें ऑफिस में दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं सारा स्टाफ अपनी सिटी में वापस आ जाता है। मिस जी अपने फ्रेंड को बता रही होती है कि मिस्टर सॉन्ग ने तो मुझे जॉब से निकाल दिया है। जिस पर इसकी फ्रेंड इसको कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हें लाइक करने लगा है, वो तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैंने खुद इसकी आंखों में देखा था, जिस तरह से ये तुम्हें देख रहा था ना, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये तुम्हें इंटरेस्टेड है। और अगर इसने तुम्हें जॉब से निकाला भी है ना, तो शायद इसके पीछे इसका ये मोटिव होगा कि अब शायद वो ये नहीं चाहता कि तुम इसके ऑफिस में काम करो, और ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां तुम्हारे बारे में कोई परेशानी क्रिएट करे, तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करें, तुम्हें अक्यूज करें, जैसा कि अब तुम्हारे बारे में और इसके बारे में सारे ऑफिस में बात फैल गई होगी। और सिर्फ तुम्हारी कंफर्ट के लिए इसने तुम्हें जॉब से निकाल दिए हैं, और शायद ये बहुत ही जल्द तुमसे शादी भी करेगा। जी तो इसकी बातों को नॉन सीरियस लेती है,
तभी इसे इसकी माँ की कॉल आती है। इसकी माँ इसको बताती है कि घर पर मिस्टर जियान अपनी माँ के साथ आया हुआ है शादी की बात करने के लिए, डेट्स को फिक्स करने के लिए, तुम जल्दी से घर आ जाओ। ये बात सुनकर तो मिस जी के होश ही उड़ जाते हैं और इसको गुस्सा भी काफी ज्यादा आ जाता है। वो जल्दी से अपने घर को भागती है और यहाँ पर आकर ये मिस्टर जियान और इसकी माँ की बातों को सुनने लगती है। इसकी माँ यानी मिस्टर जियान की माँ मिस जी की माँ से कहती है कि अब तो एंगेजमेंट को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अब शादी हो जानी चाहिए। मिस जी तो ये सारी बातें बाहर खड़ी सुन रही होती है, तभी इससे मिस्टर सॉन्ग की कॉल आती है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि मिस जी मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी हो रही है। ये इससे कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस बात से कि मेरी शादी हो रही है या नहीं, और ये कहकर वो कॉल को ड्रॉप कर देती है। तभी मिस्टर जियान बाहर आ जाता है और इसको कहता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ये इसे पकड़कर अंदर लेकर आने लगता है। ये इसे पीछे को पुश करती है। जियान की माँ को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ये तुम किस तरह से मेरे बेटे को पुश कर रही हो। वो कहती है कि मैंने इसे इसलिए पुश किया है कि मैं तो इससे शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। इसकी ये बात तो सबके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है। मिस्टर जियान इसको कहता है कि लगता है तुम्हें अभी तक मुझ पर गुस्सा है किसी बात का, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। फिर वो इसको लेकर एक साइड को आता है और उसको कहता है कि देखो सारी बातें भूल जाओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के सामने एक्सपोज करके रख दूंगा कि तुम क्या करती फिर रही हो। इस शाख से तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती है। मैं तुमसे हर हाल में शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम भी आराम से मान जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये तो इसे पीछे को हटाती है और अपनी माँ को आकर बताने लगती है। ये तो इसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरती है। ये अपनी माँ को कहती है कि माँ क्या आपको पता है कि मैं तो मिस्टर जियान के साथ पिछले 6 महीनों से ब्रेकअप कर लिया हुआ है, क्योंकि मैंने इसे एक लेडी के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। और सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं, मैंने तो इसे बहुत सी लड़कियों के साथ पकड़ा हुआ है। मैं इससे शादी कभी नहीं कर सकती हूँ। इसकी माँ को तो यकीन ही नहीं आता कि जियान ये सब कुछ कर भी सकता है, क्योंकि इसकी माँ को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था, यकीन था कि जियान तो मेरी बेटी के लिए एक बहुत ही सूटेबल मैच है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या ये बात सच है, तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई, तुम अगर मुझे पहले ये सब बता देती तो मैं तो इनको घर में घुसने भी ना देती। मिस्टर जियान कहता है कि आंटी मेरे बारे में तो इसने आपको बता दिया है, इससे जरा ये भी पूछे कि ये क्या करती फिर रही है। फिर वो जी से कहता है कि अब अपने बारे में भी तुम जरा बता दो अपनी माँ को कि तुम क्या करती फिर रही हो, और वो कौन था जिसके साथ तुम उस रात गाड़ी में थी। तुम्हारी तो वीडियो भी बन चुकी है जो कि पूरे सोशल मीडिया पर मशहूर हो रही है। वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो मर्जी करती फिरूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले। मिस्टर जियान की माँ तो इसको मारने लगती है। जी की माँ खुद सामने आ जाती है और इन माँ बेटे को कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं जूते मार मार कर निकाल दूंगी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। ये मिस्टर सॉन्ग होता है। मिस्टर जियान इसे देखकर स्माइल करता हुआ कहता है कि मिस्टर सॉन्ग आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं। वो कहता है कि मुझे मिस जी के साथ कोई काम था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जियान की माँ तो मिस्टर सॉन्ग को मारने लगती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे की फियांसे से मिलने की तुम बात करो, तुम होते कौन हो मेरे बेटे की फियांसे से मिलने के लिए आने वाले, जी का नाम भी लेने वाले। मिस्टर जियान तो अपनी माँ को रोकने लगता है और कहता है कि माँ आप ये क्या कर रही हैं। इसकी बात पर रिलैक्स होकर स्माइल करती है। फिर जी की माँ इसे खाना सर्व करती है। ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेडली खाना खाता है। जी की माँ इसको कहती है कि मैं तो अच्छी तरीके से तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी भी नहीं कर पाई हूँ, यानी मेहमान नवाजी नहीं कर पाई हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम आओगे तो मैं कुछ और भी बना लेती। जिस पर ये कहता है कि नहीं नहीं, इतना भी बहुत है, मैंने बहुत ही लंबे अरसे के बाद घर का बना हुआ इतना मज़ेदार खाना खाया, मुझे तो भूख ही लग गई है, इसलिए मैं खाता जा रहा हूँ। जी भी इसे तेज़ी से खाना खाते हुए बड़ा गौर से देख रही होती है। फिर जी की माँ इसे कहती है कि क्या जी ऑफिस का काम ठीक तरह से करती है ना, जिस पर वो कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, कैपेबल है, हार्ड वर्किंग है, इसकी वजह से ही तो हमारा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है। और आंटी आप इससे कहिएगा कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट एंड हो जाता है इसके बाद ही मेरा ख्याल भी रखे। जी की माँ तो इसके बात का मतलब नहीं समझ पाती, लेकिन जी तो समझ आती है और अपनी माँ के सामने इस बात को नॉर्मल लेते हुए मुस्कुराकर कहती है कि मिस्टर सॉन्ग आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर जी की माँ इससे कहती है कि जी ने अभी अभी ये बताया है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है, क्या ये बात इसने झूठ बोली है, क्या इसका वाकई में कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। बेटा ये तुम्हारे साथ काम करती है तो तुम्हें तो पता होगा कि इसका आजकल कोई नया बॉयफ्रेंड है भी कि नहीं। अपनी माँ की इस बात पर जी के थ्रोट में खाना अटक जाता है, इसको खांसी होने लगती है। फिर मिस्टर सॉन्ग इसकी तरफ देखने लगता है। मिस्टर सॉन्ग के बोलने से पहले ही ये अपनी माँ को बता देती है कि हाँ माँ ये बात सच है, मैं भला आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, मेरा एक नया बॉयफ्रेंड है और वो बहुत ही ज्यादा काइंड है, बहुत ही ज्यादा नोबल है, बहुत ही अच्छा इंसान है। इसकी माँ कहती है तो फिर बताओ कि वो कौन है और किसी दिन मुझसे मिलवाने के लिए भी इसको लेकर आओ। मिस्टर सॉन्ग तो नोट कर रहा होता है कि ये कैसे अपनी माँ के सवालों पर परेशान हो रही होती है। ये अपनी माँ को हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में कह देती है कि माँ वो भी असल में सॉन्ग कॉर्पोरेशन में ही काम करता है, मेरा कोलीग है। इसकी माँ कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो तुम्हारे साथ काम करता है,
फिर तो मिस्टर सॉन्ग भी जानते होंगे इसे। वो मिस्टर सॉन्ग से पूछने लगते हैं कि बेटा तुम बताओ कि ये लड़का कैसा है, इसकी कुछ डिटेल्स मुझे दो। जी जल्दी से अपनी माँ को कहती है कि माँ मुझे याद आया, मुझे और मिस्टर सॉन्ग को ऑफिस में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और हमें जाना होगा। फिर वो जबरदस्ती मिस्टर सॉन्ग को वहां से लेकर चले जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो मिस्टर सॉन्ग को थैंक्स बोलते हैं कि तुमने मेरी एक दफा फिर से हेल्प की है, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। वो कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी हर वक्त हेल्प करने को तैयार हूँ, अगर इन फ्यूचर भी तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं फौरन से पहले आ जाऊंगा। जिस पर ये कहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि अब मेरा बॉयफ्रेंड है वो सब संभालेगा। मिस्टर सॉन्ग को इसकी बात पर काफी ज्यादा हर्ट होता है। वो इसको कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्पीड से तेजी से बॉयफ्रेंड्स को नहीं चेंज करती हो। इसकी इस बात का ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और इसे बाय कहकर वहां से चले जाती है। इसके जाने के बाद वहां पर मिस्टर सॉन्ग का दोस्त भी आ जाता है और इसका नाम बॉक्सी है। इसके जाने के बाद वहां पर मिस्टर सॉन्ग का दोस्त भी आ जाता है और इसका नाम बॉक्सी है। वो इसको कहता है कि तुम बास नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से, तुम आखिर इस लड़की में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि 5 साल तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हो गया था? तुम अपने भाई की मौत को क्या भूल गए हो? अब सॉन्ग फैमिली में सिर्फ तुम ही एक आखिरी इंसान बचे हो और अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो क्या होगा तुम्हारी फैमिली का? मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि 5 साल पहले मेरे भाई को किसी ने मार डाला था। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरता देखा, अपने बिजनेस को डूबते हुए देखा, अपने बाप की मौत देखी और मैं इन सारी चीजों से बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका था। मैं भी सुसाइड करने का सोच ही रहा था कि मैंने एक दिन जी को देखा। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गुंडे जी के घर पर लोन लेने के लिए, पैसे वापस लेने के लिए आए हुए होते हैं। ये सारा लोन इसके बाप ने लिया हुआ होता है, लेकिन अब ये लोन ये वापस नहीं कर पाता और इन माँ बेटी को छोड़कर भाग गया होता है। तो गुंडे इसकी माँ को आकर हरास करने लगते हैं। तभी जी बड़ी ब्रेवरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ इन गुंडों से बात करने लगती है। वो कहती है कि मैं अगले 5 सालों में दिन रात जॉब्स करके तुम लोगों का सारा पैसा सूद समेत वापस कर दूंगी और अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो अभी के अभी तुम लोग मुझे मार डालो। ये नाइफ को अपने गले पर रख लेती है और यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग इसको देख रहा होता है। ये गुंडे जी की बात को मानकर वहां से चले जाते हैं और मिस्टर सॉन्ग जो कि अपने भाई की मौत के बाद, बिजनेस में होने वाले लॉसेस के बाद, अपने बाप की मौत के बाद, अपनी माँ के चले जाने के बाद इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हुआ होता है कि ये खुद भी सुसाइड करने का सोच रहा होता है, क्योंकि इसको लगता है कि ये अब जी कर क्या करेगा। तभी ये जी की हिम्मत और जुर्रत को देखकर खुद में भी बहुत ही ज्यादा हिम्मत महसूस करता है कि ये लड़की होकर, जॉबलेस होकर भी इतने ज्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ लोन चुकाने की बात कर रही है, तो मैं तो फिर भी सॉन्ग कॉर्पोरेशन का इकलौता वारिस हूँ, मुझे भी हिम्मत रखनी चाहिए। और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर ये अपने दोस्त को बता रहा होता है कि मैंने इस लड़की से ही हिम्मत ली थी, खुद में मोटिवेशन मैंने इस लड़की की वजह से ही महसूस की थी और मैं अपने आप को दोबारा से जिंदगी की तरफ वापस सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से लेकर आया था, इसलिए मैं इस लड़की की भी हेल्प करना चाहता हूँ। इसका दोस्त इसको कहता है कि अगर तुम सिर्फ हेल्प करना चाहते हो तो फिर इसके साथ सोते क्यों हो? बंदे की बात में लॉजिक तो है और ऐसा एक दफा नहीं बल्कि 2-2 दफा हो चुका है और तुम ये जानते भी हो कि इसका एक बॉयफ्रेंड भी है, तो तुम्हें तो इससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग को अपने दोस्त की बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि सिगरेट को जलाने से पहले मैं तुम्हें जला दूं और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूं। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जी अपने दोस्त के साथ होती है। इसकी दोस्त इसको कहती है कि अब तुम अपनी माँ को मिलवाने के लिए नया फेक बॉयफ्रेंड कहाँ से लेकर आओगी? तुम्हें किसने बोला था कि तुम अपनी माँ के सामने ऐसी बूंगी मारो कि तुम्हारा अब कोई नया बॉयफ्रेंड है? अब तुम क्या करोगी अगर उन्होंने ज्यादा तुम्हें इंसिस्ट किया कि मुझे अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाओ? क्या कोई लड़का है तुम्हारी नजर में जिसे तुम अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर अपनी माँ से मिलवा सकोगी? जी कहती है कि ऐसा तो कोई भी लड़का मेरी नजर में नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन ऐसा लड़का हो जो थोड़े से पैसे ले और मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए और जो सूटेबल सा भी लगे, जिसे देखकर मेरी माँ हैप्पी भी हो जाए कि मैंने किसी अच्छे इंसान को चूज किया है। इसकी दोस्त इसको कहती है कि मेरी नजर में है तो सही एक लड़का जो सूटेबल भी है और तुम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड भी लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है, इसलिए मैं तो बस यही चाहूंगी कि तुम इससे दूर रहो। और ये मिस्टर सॉन्ग की बात कर रही होती है। तभी मिस्टर सॉन्ग की कार इसको आ जाती है और वो इसको कहता है कि मैंने तुम्हें लेने के लिए एक गाड़ी भेजी है, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ अपना नया प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। इसकी दोस्त जल्दी से विंडो से नीचे देखती है और कहती है कि तुम्हें लेने के लिए तो एक बहुत ही बड़ी लंबी सी लग्जरी कार लेने के लिए आई है। जी इसको कहती है कि मुझे इसकी कार से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बस इसके यहाँ जॉब करती हूँ, तो जो ये कहेगा वैसा मुझे करना भी पड़ेगा, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। फिर ये वहां से जाने लगती है। मिस्टर सॉन्ग का सेक्रेटरी इसके लिए डोर ओपन करता है, ये बैठ जाती है। कार में ही मिस्टर सॉन्ग भी बैठा हुआ होता है। ये इससे शॉपर देकर कहता है कि इसमें कुछ मेडिसिन हैं, मुझे मेडिसिन लगाने में हेल्प करो। ये इसे कहती है कि तुमने तो मुझे ऑफिस जाने के लिए बुलाया था,
वो कहता है कि ऑफिस में आने का बोलूं या गाड़ी में आकर मेडिसिन लगाने का बोलूं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी करने का कह सकता हूँ और तुम्हें मानना होगा। फिर वो इसे अपने वाउंड्स दिखाता है। ये कहती है कि किसकी इतनी जरूरत हिम्मत के वो तुम्हें जख्मी कर सके, तुम्हें इस तरह से हिट कर सके। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि ये तुम्हारी ही हिम्मत है, तुम्हारी ही जरूरत है। बेड शेयर करते हुए तुम्हें कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ा हुआ था और ये तुमने ही मुझे इंजर किया हुआ है। इस बात पर जीतो शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन इसे गुस्सा भी आता है। ये फौरन गाड़ी से निकलकर जाने लगती है। ये इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, पहले मेरे जख्मों पर मरहम लगाओ, मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। मैं भी तो तुम्हारी हेल्प करता रहता हूँ, कितनी दफा तो मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से सिक्योर किया है, रेस्क्यू किया है, क्या तुम भूल गई हो। वो इसको मेडिसिन लगाना शुरू कर देती है और फिर कुछ देर के बाद वो गाड़ी से निकलकर जाने लगती है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि मैंने तुम्हारे नंबर पर अपनी रेजिडेंस का एड्रेस सेंड कर दिया है, तुम वहां पर आकर बाकी की मेडिसिन मुझे लगा देना। ये इसके बात सुनकर वापस मुड़ती है और गाड़ी के पास आकर इसको कहती है कि मिस्टर सॉन्ग, आप मुझ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं, क्या आप दोबारा मेरे साथ बेड शेयर करना चाहते हैं। जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा फिजिकल होना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, फिर आपको मेरे साथ शादी करना होगी, और अगर तो आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते तो मुझ में इंटरेस्ट लेना भी छोड़ दें। मैं अब अपने काम को, अपनी जॉब को और अपने इमोशंस को मिक्सअप नहीं करूंगी, और आप मुझे भी सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर की तरह ही ट्रीट करें, इससे ज्यादा कुछ मेरे बारे में और ना सोचें। और वो ये कहकर वहां से चले जाती है। इसके जाने के बाद मिस्टर सॉन्ग तो काफी ज्यादा हर्ट महसूस करता है और कंफ्यूज सा भी हो जाता है। ये अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे लगता है मुझे इससे प्यार हो रहा है। इसका ड्राइवर इसको कहता है कि सर, इन प्यार के चक्रों में आप ना पड़े, प्यार में तो बहुत ही ज्यादा दुख है, दर्द है, रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन गायब हो जाता है। ये अपने ड्राइवर को गुस्से से देखते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने नहीं लगे हो आजकल। जिस पर ड्राइवर चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये अपने ऑफिस में आती है। किसी ने इसके लिए एक गिफ्ट बॉक्स को भेजा हुआ होता है। इस बॉक्स में क्या होता है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ जरूर होता है कि जिसे देखकर ये डर जाती है। फिर इसे किसी एनोनिमस नंबर से मैसेजेस आने लगते हैं और ये थ्रेट्स के मैसेजेस होते हैं, धमकियों के मैसेजेस होते हैं, और इन धमकियों में ये लिखा होता है कि तुम्हारे बाप का भी मर्डर कर दिया जाएगा और तुम्हारा भी मर्डर कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम बाप बेटी यही डिजर्व करती हो। ये इस एनोनिमस नंबर पर कॉल करने लगती है, लेकिन आगे से जो भी होता है वो कॉल को पिक नहीं करता, तो ये इस नंबर को ब्लॉक कर देती है। फिर इसे मिस्टर सॉन्ग के ड्राइवर की कॉल आती है। वो इसको बताता है कि मिस्टर सॉन्ग की तबीयत बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई है, ठीक नहीं है, इनको काफी ज्यादा बुखार है और वो आपसे ही मेडिसिन लगवाने का कह रहे हैं, वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे, तो जल्दी से आप प्लीज आ जाएं वरना इनकी हालत ज्यादा बिगड़ सकती है। ये जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मिस्टर सॉन्ग की बीमार हालत का सुनकर वहां पर चले ही जाती है। और जब ये वहां पर आती है तो जब ये यहाँ पर आती है तो देखती है मिस्टर सॉन्ग की हालत काफी ज्यादा वाकई में बुरी होती है। इसको बुखार होता है। ये इसका फीवर चेक करती है, बुखार तो काफी ज्यादा तेज होता है। ये पानी मांगने लगता है, ये पानी लेने के लिए जाती है तो ये इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे काफी करीब करते हुए कहता है कि उस रात पहले तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था, पहले तुम खुद ही मुझे अपने पास लेकर आई थी और अब खुद मुझसे दूर जा रही हो, नए नए बॉयफ्रेंड बनाती फिर रही हो। मैंने तुम पर पूरे 5 साल इन्वेस्ट किए हैं, अपनी जिंदगी के 5 साल मैंने तुम्हें दिए हैं, तुम्हारा ख्याल रखा है। वो इसे खुद से दूर हटाते हुए कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई। कौन से 5 साल तुमने अपनी जिंदगी के मुझे दिए हैं, कौन से 5 साल तुमने मेरा ख्याल रखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बात को जरा क्लियर बताओ। तभी मिस्टर सॉन्ग दोबारा से बेहोश सा हो जाता है। ये जल्दी से उठकर इसको पानी लाकर पिलाती है और फिर सारी रात ये वहीं पर बैठी रहती है और सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम जब इसकी आंख खुलती है तो ये तो बेड पर होती है। मिस्टर सॉन्ग ने इसके कपड़े चेंज करके इसको बेड पर लेटाकर सुला दिया होता है। मिस्टर सॉन्ग इसका मोबाइल चेक कर रहा होता है। ये जल्दी से भागकर अपने मोबाइल को पकड़ने लगती है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि कोई तुम्हें धमकी लगा रहा है, ये तो मुझे तुम्हारे मैसेजेस से पता चला है और तुम्हें तो पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए थी, तुमने तो सीधा इस नंबर को ब्लॉक ही कर दिया। ब्लॉक करने से भला क्या फायदा होगा, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और मैं इनको इन्फॉर्म करता हूँ, ये जो कोई भी है पुलिस खुद ही सीधा कर लेगी। फिर वो इसको ये भी कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने रात को मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा और तुम्हारी वजह से मेरा बुखार ठीक हो गया। अब जल्दी से नीचे आओ, रिवार्ड के तौर पर मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनवाया हुआ है। ये जल्दी से चेंज करके नीचे आती है तो टेबल पर बहुत ही ज्यादा डिशेस होती हैं, काफी ज्यादा खाना इसने बनवा कर रखा हुआ होता है। तभी इसे अपनी दोस्त की कॉल आ जाती है। वो इसे जल्दी से अपने पास आने को कहती है। इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हुआ होता है। ये जल्दी से जाती है तो इसकी दोस्त पुलिस स्टेशन में ही बैठी हुई होती है। ये इसको बताती है कि गलती से एक आदमी की गाड़ी को मैंने बॉटल से हिट किया और इसके फ्रंट मिरर को मैंने तोड़ दिया, और ये गाड़ी जिसकी भी थी बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी थी, ये फरारी थी और अब इस फरारी के ऑनर ने मुझ पर केस करवा दिया है और मुझे अच्छा खासा अमाउंट का फाइन पे करना होगा, तभी यहाँ से मुझे रिलीज किया जाएगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो रोने लगती है। ये कहती है कि बेवकूफ लड़की, तुमने किसी की गाड़ी को हिट क्यों किया। जिस पर इसकी दोस्त इसको बताती है कि मेरी कुछ फ्रेंड्स ने कंडीशंस रखी थी कि जो लड़की ज्यादा ब्रेव होगी उसे आज की डेट में कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा।
और ब्रेवरी को प्रूव करने के लिए इनकी कंडीशन ये होगी कि रोड पर जो सबसे महंगी कार होगी इसके फ्रंट मिरर को तोड़ना होगा। इसलिए मुझे यही कार सबसे महंगी लगी और इसको मैंने बॉटल मार कर तोड़ डाला, क्योंकि मुझे तो पता था कि मुझे बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा अगर मैं किसी की गाड़ी को तोड़ भी डालूंगी। तो गाड़ी को तोड़ने के बाद मेरी ब्रेवरी प्रूव हो जाएगी और मुझे बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। और मुझे बॉयफ्रेंड तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस केस मुझ पर हो गया, जिसको कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, अपनी दोस्तों की बातों में आकर अपना नुकसान तुमने कर लिया। तभी वहां पर गाड़ी का ओनर भी आ जाता है, जो काफी ज्यादा अमाउंट की डिमांड कर रहा होता है रिपेयर करवाने के लिए। ये जी को देखकर पहचान जाता है, जी को भी पता चल जाता है कि ये तो मिस्टर सॉन्ग का बेस्ट फ्रेंड है। वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि अब मुझे कोई फाइन नहीं लेना, मैं केस वापस लेना चाहता हूँ। मिस जी तो कहती है कि नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, आपका जो लॉस हुआ है हम इसे लाजमी कवर अप करेंगे। ये तो बार बार इनकार करता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई पैसा अब नहीं चाहिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मिस जी कहती रह जाती है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हम आपकी ये बात कभी नहीं मानेंगे। अगर मेरी दोस्त ने आपकी गाड़ी को तोड़ा है तो हम लाजमी आपका ये लॉस कवर अप करेंगे, क्योंकि ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस नुकसान को पूरा करें। इसकी फ्रेंड भी इसको कहती है कि हाँ, मेरी फ्रेंड जी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं खुद भी आपको ब्रोकन मिरर के लिए पे करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई इजी सा रास्ता बता दें कि मैं आपको आपकी पेमेंट थोड़ा थोड़ा सा करके पे कर सकूं। और एक तो पेमेंट भी बहुत ही ज्यादा होगी क्योंकि आपकी गाड़ी तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप मुझे थोड़ी बहुत कंसेशन के साथ अमाउंट बता दें जो मैं इजीली पे कर सकूं। मिस्टर बॉक्सी कहता है कि चलो ठीक है, अगर आपको पे करने का इतना ही ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है तो आपको मेरे घर पर कुछ महीनों के लिए, जब तक आपके पूरे पैसे नहीं हो जाते, नैनी की जॉब करना होगी। वो मान जाती है और फिर हम देखते हैं ये दोनों फ्रेंड्स ग्रोसरी करके घर वापस जा रही होती हैं तो मिस्टर जियान यहाँ पर आ जाता है और मिस जी को दोबारा से परेशान करने लगता है, हरास करने लगता है। मिस्टर सॉन्ग भी यहाँ पर आ जाता है और वो इसे आते साथ दोबारा से किक करता है। इसने इसको पहले भी किक मारी होती है और ये दोबारा से इसको किक करता है। मुझे लगता है कि इसे मिस्टर जियान को किक मारने का बहुत ही ज्यादा शौक है। मिस्टर जियान तो जल्दी से वहां से भाग जाता है। फिर ये सब मिस जी के अपार्टमेंट पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर बॉक्सी अपने साथ वाइन की एक बोतल को लेकर आया हुआ होता है। ये खाना एंजॉय करते हैं, वाइन पीते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। सबके सब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। मिस्टर बॉक्सी तो इसकी फ्रेंड को अपने साथ लेकर घर चला जाता है कि चलो तुम मेरी नैनी हो, मेरे घर पर काम है और घर का काम करो। और यहाँ पर नशे से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए मिस जी मिस्टर सॉन्ग को देखकर कहती है कि जब तुम्हारा दोस्त यहाँ से चला गया है तो तुम यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो, तुम भी जाओ ना। ये इसे उठाकर अपने क्लोज करता है और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब ये सोकर उठती है तो देखती है कि ये तो मिस्टर सॉन्ग के साथ बेड में होती है। ये उठकर जाने लगती है तो मिस्टर सॉन्ग इसको पकड़कर बिठा लेता है। ये फिर से उठने लगती है, ये इसको फिर से रोकता है और कहता है कि रात को तुम मेरे साथ ही थी और हमने रात को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। तभी इसे इसकी दोस्त की कॉल आती है। ये फिर से प्रॉब्लम में होती है और अब की बारी किसी हॉस्पिटल में होती है। ये जल्दी से भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इसकी फ्रेंड इसे रोते रोते बता रही होती है कि रात को मिस्टर बॉक्सी जब मुझे घर पर लेकर गया तो ये मेरे साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज होने लगा और मैंने खुद को डिफेंड किया और इसको एक दो हल्का फुल्का सा मैंने थप्पड़ मार डाला और अब तो मुझे लग रहा है कि शायद ये मुझसे पटाई करने के भी पैसे लेगा। ये बहुत ही फनी बातें करते हुए रो रही होती है। फिर ये इससे कहती है कि क्या तुम रात को फिर से मिस्टर सॉन्ग के साथ ही, ये तुम क्या करती फिर रही हो, मैंने तुम्हें बोला भी था कि मिस्टर सॉन्ग से डरो, इससे दूर रहो, ये अच्छा इंसान नहीं है, बहुत ही डेंजरस है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात की समझ नहीं आती है शायद। तभी वो देखती है मिस्टर सॉन्ग भी इसके साथ ही होता है। ये इन दोनों की बातें सुन चुका हुआ होता है। जी की फ्रेंड तो अच्छी खासी एम्बेरस हो जाते हैं। फिर ये तीनों मिस्टर बॉक्सी को वार्ड में आकर देखते हैं। मिस्टर बॉक्सी का तो चोटों से बुरा हाल हो चुका हुआ होता है। मिस्टर सॉन्ग तो इसको काफी ज्यादा फनी नजरों से देखने लगता है और यहाँ पर जी को फिर से मिस्टर जियान की तरफ से धमकी भरे मैसेजेस आने लगते हैं। ये अपनी दोस्त को इस मैसेज के बारे में बताती है और कहती है कि अब मैंने भी कुछ सोच लिया है कि मैं बहुत ही जल्द मिस्टर जियान को अच्छी तरह से एक्सपोज कर दूंगी। और ये दोनों वहां से चले जाती हैं और इनके जाने के बाद मिस्टर सॉन्ग कुछ सोचने लगता है। असल में इसे पता चल गया होता है कि मिस्टर जियान ने फिर से मिस जी को मैसेज किया है, इसलिए अब इसको लगता है कि अब इसका दिमाग ठीक करना ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं मिस जी को एक वीडियो मैसेज रिसीव होता है जिसमें मिस्टर सॉन्ग का ड्राइवर जियान की पिटाई करवा रहा होता है और ये सब वो सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग के कहने पर ही कर रहा होता है। इसके दोस्त इसको छेड़ने लगते हैं कि मिस्टर सॉन्ग तो कुछ ज्यादा ही तुम में दिलचस्पी ले रहा है, तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी इसे मिस्टर सॉन्ग का मैसेज आ जाता है। वो नीचे इसको बुलाता है, ये जाती है तो मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ डेट पर चलो, जिस पर ये कहती है कि सॉरी मैं आपके साथ डेट पर नहीं जा सकती हूँ, आपके साथ रिलेशनशिप को ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि तुम्हें कुछ जल्दी याद नहीं आ गया कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, अभी रात को ही तो तुम मेरे साथ बेड पर थी, अब तुम्हें अपना नया बॉयफ्रेंड याद आ गया है। वो इसको इस बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं
इसकी फ्रेंड इसको बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नकली बॉयफ्रेंड का अरेंज कर लिया है जो बहुत ही ज्यादा सूटेबल भी है और इसका नाम मिस्टर वैंग वू है। और मिस्टर वैंग वू मिस्टर सॉन्ग के ऑफिस में ही एक मैनेजर होता है जिसको मिस जी पहले से ही जानती है क्योंकि ये मिस जी का कोलीग भी होता है। इसकी दोस्त इसको कहती है कि मैंने इससे पूरी बात कर ली है और वो तुम्हारी हेल्प करने को मान भी गया है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हारी माँ के सामने जाने के लिए तैयार हो गया। ये बात सुनकर मिस जी भी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है क्योंकि अब तो इसे सच में फिक्र हो रही थी कि अगर मेरी माँ ने एकदम से जल्दी मचा दी कि जल्दी जल्दी से मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओ तो मैं कहाँ से बॉयफ्रेंड को लेकर आऊंगी। और अब तो इसकी ये प्रॉब्लम इसकी फ्रेंड सॉल्व कर देती है और फिर मिस्टर वांग वू के साथ ही अपनी माँ से मिलने के लिए जाते भी है और इसकी माँ इससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वहां पर फिर से मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। एक तो इस मिस्टर सॉन्ग को मिस जी का पीछा करने के अलावा और सेक्स करने के अलावा और कोई काम नहीं होता और पता नहीं ये इतना बड़ा बिजनेस किस वक्त संभालता है। एनीवेज ये यहाँ पर फिर से आ जाता है और मिस जी से पूछता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। वो कहती है कि मिस्टर सॉन्ग आप कौन होते हैं ये पूछने वाले, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये इसके बात पर काफी ज्यादा अफेंड हो जाता है और मिस्टर वांग वू से पूछने लगता है कि मिस्टर वांग वू क्या तुम मिस जी के बॉयफ्रेंड ही हो। मिस्टर वांग वू तो पहले मिस्टर सॉन्ग से डर सा जाता है क्योंकि मिस्टर सॉन्ग के हाँ तो ये जॉब करता है। वो डरते डरते कहता है कि हाँ मैं मिस जी का बॉयफ्रेंड ही हूँ। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर वांग वू से कहता है कि बॉयफ्रेंड तुम बाद में बन जाना, पहले ऑफिस चलो, ऑफिस का काम करो। और मिस्टर सॉन्ग के बंदे इसे उठाकर खींचकर जबरदस्ती ऑफिस लेकर जाने लगते हैं। मिस्टर वांग वू तो कहता रह जाता है कि आज तो ऑफ डे है, लेकिन ये इसको ले जाते हैं। ये बहुत ही फनी सीन था। फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग मिस्टर वांग वू के जाने के बाद मिस जी को कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें आइडिया नहीं है कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। जिस पर मिस जी इसे कहती है कि मुझे किसी भी बात का आइडिया नहीं है, सिर्फ एक ही बात का मुझे पता है कि मैं आपके ऑफिस में काम करने वाली एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे बॉस हैं। और वो ये कहकर दरवाजे को बंद कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं इसकी माँ इसके पास बैठी हुई बहुत ही कैजुअल सी बातें कर रही होती है जैसे कि मिस्टर वांग वू मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तुम इसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहोगी। तभी एकदम से इसकी माँ को स्टमक में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये जल्दी से इमरजेंसी लाइन पर कॉल करती है, फिर अपने नेबर की तरफ भागती है कहीं से ये हेल्प ले सके। ये देखती है कि मिस्टर सॉन्ग तो अभी भी वहीं पर होता है। इसे परेशान देखकर ये फौरन से पूछता है कि क्या हुआ है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल आ चुकी हुई होती है और इसके लिए मिस्टर सॉन्ग ने इसको हेल्प आउट किया होता है। डॉक्टर इसको बताता है कि आपके माँ की सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी किडनी फेल हो चुकी है। ये सुनकर ये तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। डॉक्टर सर्जरी के लिए अच्छी खासी अमाउंट भी बताता है और ये भी कहता है कि पैसे के अलावा हमें कोई किडनी डोनर भी चाहिए होगा, कोई सोर्स भी चाहिए होगा, वरना ऑपरेशन ना हो सकेगा और आपकी माँ की जान भी जा सकती है। ये रोने लगती है। मिस्टर सॉन्ग इसको तसल्ली देकर कहता है कि मैं सब संभालूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं ये अपनी माँ के पास बैठी हुई होती है। इसकी माँ तो अपनी बेटी की सारी प्रॉब्लम्स को समझती है। वो कहती है कि मुझे बेटी पता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में डालती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे जिंदा नहीं रहना है। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मैं नहीं जीना चाहती हूँ और मेरा इलाज करवाने के लिए अब तुम और उधार किसी और से लेती ना फिरना। तुमने पहले ही अपनी बाप की वजह से कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जिंदगी के बहुत से साल काम करने में वेस्ट कर दिए हैं। तुमने तो अपनी स्टडी को भी छोड़ दिया था। अब मुझे जिंदगी नहीं गुजारनी, मैं जी कर क्या करूंगी। जी रोने लगती है। वो कहती है माँ दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ और अगर आप मर गई तो मैं क्या करूंगी। और ये दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग खुद ही हर चीज का अरेंज कर रहा होता है। पैसे का अरेंज भी यही करता है, बल्कि पैसे का अरेंज इसको करने की क्या जरूरत होती है, इसके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन किडनी डोनर का भी अरेंज इसने कर लिया होता है। ये ही मिस जी की माँ को अपनी किडनी डोनेट करने का सोचता है, फैसला कर लेता है और ये बात ये मिस जी से सीक्रेट रखता है और इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को होता है या फिर मिस्टर सॉन्ग को होता है। और इसके अलावा ये मिस जी की माँ का ख्याल रखने के लिए एक केयर टेकर को अपॉइंट करता है और इसकी भी अच्छी खासी सैलरी फिक्स कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये मिस्टर सॉन्ग को थैंक्स बोलती है कि कहती है कि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की, तुम मेरी माँ को हॉस्पिटल भी लेकर आए और तुम पेमेंट भी पे कर रही हो ऑपरेशन के लिए, और जैसा कि तुमने बोला है कि तुम किडनी डोनर का भी अरेंज कर लोगे, मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि इसके बदले में मुझे तुमसे बस एक ही फेवर चाहिए और वो ये कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहोगी। मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हें जहां पर भी लेकर जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। वो इससे कहती है कि ये सब तुम मुझे एक मुलाजिम की हैसियत से कह रहे हो या अपनी मोहब्बत की हैसियत से कह रहे हो। जिस पर वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक मुलाजिम की हैसियत से कह रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग को अभी तक अंदाजा नहीं हो पा रहा होता है कि अगर इसे इससे मोहब्बत है तो सीधा सीधा ये इसको बता क्यों नहीं देता। ये तो खुद भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा है और इसको भी कंफ्यूज कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये इसे अपने ग्रैंडफादर से मिलवाने के लिए भी लेकर आता है। इसका ग्रैंडपा मिस जी को कहता है कि अच्छा तो तुम वही लड़की हो जिसके पीछे पीछे मेरा ग्रैंडसन आजकल पागलों की तरह फिरता है।
वो हाँ में सर हिला देती है। ये भी बड़ा फनी सीन था। फिर ग्रैंडफादर इसे कुछ बिजनेस की बातें पूछता है जिनका आंसर ये बहुत ही अच्छा प्रॉपरली करती है, करेक्टली करती है। ग्रैंडपा इसको कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि आने वाले दिनों में तुम क्या परफॉर्म करती हो, कैसा परफॉर्म करती हो, फिर इसकी बेस पर ही मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें इस कंपनी में मजीद देर के लिए काम करने के लिए रखना चाहिए या तुम्हें फायर कर देना चाहिए। वो इनकी बात पर ओके कहती है और वहां से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग मिस जी को कॉल करता है और अपने ग्रैंडपा की कन्वर्सेशन इसको सुनाता है। ये फोन को एक साइड पर नंबर डायल करके रख देता है। इसका ग्रैंडफादर इससे शादी के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें ये बिजनेस और इस सारी प्रॉपर्टी से मैं डिप्राइव कर दूंगा, और आज हमारी फैमिली की जो भी हालत है, बिजनेस की जो भी हालत है, ये सब तुम्हारी वजह से है। और फिर वो इसको थप्पड़ में मारते हैं और वो ये सब सुन लेती है। फिर हम देखते हैं कुछ देर के बाद मिस्टर सॉन्ग मिस जी के घर आ जाता है और इसको कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आ गया हूँ। वो इसके लिए जल्दी से नूडल्स बनाने लगती है। ये इसको कहने लगता है कि उस दिन तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा था ना, उस दिन तो मेरे पास तुम्हारी बात का कोई प्रॉपर जवाब नहीं था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसकी इस बात पर ये कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। फिर ये इससे कहती है कि सॉरी, मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है, कुछ दिनों तक तो हमारी शादी होने वाली है। इसके इस रिस्पॉन्स से मिस्टर सॉन्ग तो शॉक्ड सा हो जाता है। इसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। ये उठकर जाने लगता है तो एकदम से रुक जाता है और इसको कहता है कि मेरे तो ग्रैंडपा ने मुझे घर से भी निकाल दिया है। शादी नहीं करना चाहती तो मुझसे तो ना करो, एटलीस्ट तुम मुझे अपने साथ अपने अपार्टमेंट पर कुछ दिनों के लिए रहने ही दो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं कोई और अपार्टमेंट रेंट पर ले सकूं। ये तो सोच में पड़ जाती है कि अब ये इसको क्या बोले। मिस्टर सॉन्ग खुद ही कहने लगता है कि अब तुम मुझे इस बात के लिए भी इनकार कर दोगी। मैंने तुम्हारी हर प्रॉब्लम में हेल्प की है, तुम्हारी माँ के इलाज में भी मैंने तुम्हारी हेल्प की, मिस्टर जान से भी मैंने तुम्हें बार बार रेस्क्यू किया, लेकिन तुम कितनी संग दिल हो। जिस पर ये इसको कहती है कि ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ कि अब तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो ठीक है, रह लो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये किसी कंपनी में काम के लिए आई हुई होती है। ये किसी जगह पर काम के लिए आई हुई होती है। वहां पर ये देखती है इसका बाप एक लेडी के साथ वहां पर होता है और इसे वाइफ वाइफ कहकर पुकार रहा होता है। इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली हुई होती है। अपने बाप को देखकर ये तो अच्छा खासा शॉक्ड हो जाती है। इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इसका बाप भी इसको देख लेता है और फिर ये इसके पास आता है। ये अपने बाप से कहती है, हमें तो बस यही पता था कि आप हमें कर्ज की वजह से, लोन की वजह से छोड़कर भाग गए हैं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर तो आपने अपना घर बसा लिया हुआ है। आपने मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया और आपको पता है हमने दिन रात कैसे मेहनत करके गुजारे हैं, कितनी तकलीफों में गुजारे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स में गुजारे हैं। इसका बाप इसको कहता है कि बेटी, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मुझ पर बहुत ही ज्यादा लोन हो गया था। अगर मैं घर को छोड़कर ना भागता तो वो लोग मुझे मार डालते। मैं तो माँ बेटी से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं थी। तू मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ कैसी है। वो कहती है कि मेरी माँ तो बहुत ही ज्यादा बीमार है, इनका ऑपरेशन होने वाला है। इसका बाप इसको कहता है कि मैं किसी दिन आऊंगा तुम माँ बेटी से मिलने के लिए, जिस पर ये कहती है कि नहीं, आप दोबारा हमारी जिंदगी में वापस कभी ना आइएगा, और गुड बाय बोल देती है। फिर हम देखते हैं ये जा रही होती है। मिस्टर सॉन्ग आकर इससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, और तभी इसका बाप भी यहाँ पर दोबारा से आ जाता है। मिस्टर सॉन्ग इसके बाप को कहता है कि जरा साइड पर आकर मेरी बात सुनो, और वो इसको लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग का आदमी आकर मिस जी के डैडी को रोककर इसे एक ब्लैंक चेक दे देते हैं और कहते हैं कि इन पैसों से अपना सारा कर्ज उतार देना। जी का डैडी कहता है कि मिस्टर सॉन्ग मुझे किस लिए ये पैसे दे रहा है, क्या इसने मेरी बेटी को अपनी मिस्ट्रेस तो नहीं बनाया हुआ। और इस बात पर गुस्सा होता हुआ वो मिस्टर सॉन्ग से झगड़ा करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग मिस जी को बताता है कि जब मैं 5 साल का था तो मेरे डैडी की डेथ हो गई थी एक प्लेन क्रैश में। मेरी माँ भी इनके साथ ही, लेकिन वो बच गई। लेकिन इस एक्सीडेंट के कुछ महीनों के बाद ही मेरी माँ ने किसी और के साथ शादी कर ली और वो मुझे और मेरे भाई को छोड़कर भाग गई। और इनके जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा रोता था, मेरा भाई भी बहुत ही ज्यादा रोता था, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा छोटे थे। हमें माँ की जरूरत थी, लेकिन माँ हमें छोड़कर भाग गई थी, और हमें बाप की जरूरत थी और बाप की डेथ हो गई थी। और कुछ अरसे के बाद किसी ने मेरे भाई का भी मर्डर कर दिया था। और भाई के मर्डर हो जाने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया में बिल्कुल अकेला होना कैसे होता है। वो ये सब इसको बताता हुआ इसको हक कर लेता है और कहता है कि तुम कभी भी खुद को इस तकलीफ में अकेला ना समझना, क्योंकि मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रहा हूँ। अगर पेरेंट्स ने बच्चों को अबैंडन ही करना होता है तो वो बच्चों को पैदा ही क्यों करते हैं। ये भी इसकी बातों से पिघलने लगती है, इसको हक करने लगती है। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि अगर मैं तुमसे शादी करना भी चाहूंगी तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी।
फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। ये मिस्टर बॉक्सी को कहता है कि एक तो मैं मिस्टर वॉन्ग वॉन की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि इसका सच में मिस जी के साथ कोई रिलेशनशिप है, कभी कभी मुझे लगता है कि मिस जी ये सब ड्रामा कर रही है। मिस्टर बॉक्सी इसको कहता है कि वैंग वॉन तो तुम्हारे यहाँ काम करता है, तो तुम इसे बुलाकर साफ साफ पूछ क्यों नहीं लेते कि ये मिस जी का बॉयफ्रेंड है भी कि नहीं है। जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा करना अप्रोप्रिएट नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। इसका दोस्त इसको कहता है कि तुम ऐसा करो, मिस जी को बुलाओ, मैं इससे खुलकर बात करता हूँ, इससे पूछता हूँ कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। अगर वाकई में कोई इसका बॉयफ्रेंड है तो ये तुम्हारे साथ बार बार क्यों नाइट स्पेंड करती है। फिर मिस्टर सॉन्ग मिस जी को बुला लेता है, आती है तो इसका दोस्त मिस्टर सॉन्ग को इशारा करता है और कहता है कि बात को स्टार्ट करो, फिर मैं भी इससे अपने तौर पर पूछता हूँ। मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि मुझे सच सच बता दो जो भी बात है, कि मिस्टर वांगवू वाकई में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुम मेरे साथ कोई ड्रामा कर रही हो। ये इसी वक्त मिस्टर वांगवू का नंबर डायल करने लगती है और इससे बात करने लगती है। ये कहती है कि जान तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आई लव यू सो मच, इस तरह की ये बातें करने लगती है। आगे से मिस्टर वांगवू तो इससे ये कह रहा होता है कि ये तुम किस तरह की बहकी बातें कर रही हो, क्या तुम नहीं जानती हो कि हम रियल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन ये आगे से सेम वही बातें करती जा रही होती है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रीटेंड करने के लिए मिस्टर सॉन्ग के सामने, मिस्टर बॉक्सी के सामने, कि ये दोनों रियल में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। पहले तो मिस्टर सॉन्ग को इन बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर ये इसके हाथ से मोबाइल को छीन लेता है और वॉल्यूम को अनलॉक करके सुनने लगता है कि मिस्टर वांगवू आगे से क्या कह रहा है। मिस्टर वांगवू तो आगे से ये कह रहा होता है कि मिस जी, आप मुझे मिस यू, आई लव यू क्यों कहते जा रही हैं, क्या आप नहीं जानती हैं कि हम दोनों तो सिर्फ और सिर्फ फेक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हुए हैं। और मुझे तो मिस्टर सॉन्ग से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, जब उनको इस बात का पता चलेगा तो शायद मेरी नौकरी ही मेरे हाथ से जाए। कि ये सारी बातें सुनकर मिस्टर सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और मिस जी का तो झूठ पकड़ा जाता है। ये जल्दी से मोबाइल को पकड़ती है और वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कोई मिस जी पर अटैक कर देता है और इस अटैकर को मिस्टर सॉन्ग के ग्रैंडपा ने भेजा हुआ होता है कि वो इसका मर्डर कर दे। कि मिस्टर सैंग के ग्रैंडपा को लगता है कि मिस जी का और मिस्टर सॉन्ग का कोई भी सूटेबल मैच नहीं होता, क्योंकि ये एक पुअर फैमिली से, पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, इसलिए वो इसका मर्डर करवा देना चाहते हैं। मिस्टर सॉन्ग आकर इस अटैकर से इसको डिफेंड करता है, बचा लेता है और फिर मिस जी को काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि तुम अब मेरे साथ मेरे घर पर जाकर रहोगी क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। वो तो काफ़ी ज़्यादा इनकार करती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग इसको कहता है कि तुम इनकार नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम मेरे यहाँ काम करने वाली एक जॉब होल्डर हो, एम्प्लॉय हो। अगर तुम इनकार करोगी तो मैं तो तुम्हें जॉब से भी निकाल सकता हूँ। ये फौरन मान जाती है और इसके साथ इसके अपार्टमेंट पर आ जाती है। ये इसको कहता है कि आज से तुम बेडरूम में सोओगी। वो कहती है मैं कभी भी बेडरूम में नहीं सोऊंगी, मैं बाहर टीवी लाउंज में सोऊंगी। जिस पर ये इसको दोबारा से इंसिस्ट करता है और जॉब से निकाल देने की धमकी देता है, जिस पर ये मुस्कुराती है और मान ही जाती है। फिर हम देखते हैं ये अपनी माँ के पास बैठी हुई होती है। इसकी माँ इसको कहती है कि तुम्हारे बाप की कोई खैर खबर नहीं है, कितने साल हो गए हैं ये हमें छोड़कर चला गया हुआ है, पता नहीं अब ये किस हाल में होगा, जिंदा भी होगा कि नहीं होगा। ये अपनी माँ को बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले अपने पापा को देखा था और अब तो उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली हुई है। इसकी माँ को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और इनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने भी लगती है। ये पहले अपनी माँ की फिजिकल कंडीशन की वजह से अपनी माँ को इस बात के बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब वो देखती है कि मेरी माँ मेरे बाप के लिए इतनी ज़्यादा वरीड हो रही है और उसने तो दूसरी शादी कर ली हुई है, मेरी माँ के साथ बेवफाई की है, तो ये नहीं चाहती कि इसकी माँ इसके बाप को याद करे, इसलिए ये अपनी बाप की चीटिंग के बारे में अपनी माँ को बता देती है। इसकी माँ को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो इससे कहती है कि मैं इस जैसे धोखेबाज आदमी से अब डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग इसकी माँ से मिलने के लिए आता है और कहता है कि आंटी मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये मुझसे प्यार नहीं करती है। इसकी माँ इसको कहती है कि बेटा मुझे भी पता है कि मेरी बेटी का वांगवू के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को उसकी आंखों से, उसके फेस के एक्सप्रेशन से पढ़ सकती हूँ और मुझे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस दिन एक ड्रामा ही कर रही थी मुझे खुश करने के लिए कि इसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि वांगवू है। लेकिन अपनी बेटी के लिए मैंने वांगवू की नजरों में प्यार नहीं देखा, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, तो तुम्हारी आंखों में मुझे मेरी बेटी के लिए सच्चा प्यार नजर आता है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी फैमिली में जो कोई भी बड़ा है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, इसको तुम लेके आओ और वो मेरे साथ इसके रिश्ते की बात करे। बेटा तुम भी जानते हो कि हम दोनों के स्टेटस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर तुम दोनों तुम्हारी फैमिली मेंबर्स के बड़ों की इजाज़त के बगैर एक दूसरे से शादी कर लोगे तो बाद में मेरी बेटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर ये इनको बताता है कि ना तो मेरी माँ है और ना ही मेरा बाप है और मेरा एक भाई था जिसका मर्डर हो चुका हुआ है।
मेरा एक ग्रैंडपा है, मैं इसको मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो ना भी माने तब भी मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको सारी ज़िंदगी खुश रखूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे प्यार को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इसको लगता है कि शायद मैं फ्लर्ट हूँ, मैं इसको धोखा दे दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। इसकी माँ इसको कहती है कि असल में इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है और जिस तरह के मैन आदमी इसने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं तो इसको यही लगता है कि शायद सभी मर्द इसी तरह के होते हैं, इसलिए शायद ये तुम पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जब वो तुम्हारी ऑनेस्टी को देखेगी, तुम्हारी सिंसेरिटी को अच्छी तरह से रियलाइज़ करेगी, तो वो तुम पर यकीन भी करना शुरू कर देगी। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग इसे फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करता है। ये इसको बताता है कि पता नहीं तुम मुझे बुरा इंसान क्यों समझती हो, फ्लर्ट क्यों समझती हो, मैं तो खुद प्यार के लिए, फैमिली के लिए तरसा हुआ इंसान हूँ और मैं तुमसे तब से मोहब्बत करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और ये इसको बता देता है इसने इसको पहली बार कहाँ पर देखा था, जब ये उन लोन लेने वाले आदमियों के साथ झगड़ा कर रही थी, इनके साथ आर्ग्यू कर रही थी, तब इसने इसको देखा था और ये बात इसको ये बता देता है और कहता है कि तभी मुझे तुम्हारी बहादुरी को देखकर तुमसे प्यार हो गया था और तब मेरी ज़िंदगी में इस तरह के इश्यूज चल रहे थे कि मैं सुसाइड करने का सोचता था, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारी हिम्मत को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझ में भी हिम्मत है और मैंने जीने का और सारी प्रॉब्लम से लड़ने का इरादा कर लिया। तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें क्रेजली मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें पहले कभी बता नहीं सका, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखा। मैंने इनडायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व किए बिना ही तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब भी दिलवा दी ताकि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। हम दोनों एक ही जैसे इंसान हैं, बस हमारी दुनिया अलग अलग है, हमारा बैकग्राउंड, हमारा स्टेटस अलग अलग है, हमारी प्रॉब्लम्स एक हैं, हमारी नेसेसिटीज एक हैं। हम दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस जी इसकी बातों पर थोड़ा सा ट्रस्ट करने ही लगती है और यहाँ पर फिर से ये एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन ये किस तो कर लेती है, लेकिन इसका दिल अभी भी पूरी तरह से मिस्टर सॉन्ग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो फिर ये किस क्यों करती है। एनीवेज, अगले सीन में हम देखते हैं इसका बाप इसकी माँ से मिलने के लिए आता है, लेकिन इसकी माँ कहती है कि मैं तो तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इतने साल तुम कहाँ पर थे और मुझे और मेरी बेटी को प्रॉब्लम्स में डालकर तुम जाकर अपना घर भी बसा लिया। मैं तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मिस जी भी अपने बाप को कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। इसका बाप इसको कहता है कि ये तुम किस तरह से बात कर रही हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये कहती है कि अब बाप को याद आया कि आप मेरे बाप हैं। इतने सालों पहले जब आप मुझको कर्जा चुकाने के लिए छोड़कर चले गए थे, क्या आपको तब याद नहीं आया था कि मैं आपकी बेटी हूँ और आज मेरी माँ मर रही है और मैं अपनी माँ को बचाने के लिए 100 तरह के जतन कर रही हूँ और आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा तमाशा देखने के लिए आ गए हैं। अभी भी आप हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आए हैं और अभी तक मैंने 85% कर्ज को चुका दिया है जो आपने लिया हुआ था। अब बाकी का जितना भी लोन है वो तो अब आप ही पे करेंगे, 15% बाकी का आप ही पे करेंगे, मैं पे नहीं करूंगी। तो पहले तो मुझे लगता था कि शायद आप किसी प्रॉब्लम में होंगे और शायद आप जिंदा भी होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए आपके लिए गए लोन को चुकाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं देख चुकी हूँ कि आप अपनी जिंदगी को हैप्पीली किसी और औरत के साथ गुजार रहे हैं, तो अब लोन को भी आप ही पे करें। मिस्टर सॉन्ग भी यहाँ पर होता है। मिस्टर सॉन्ग फिर इसके बाप के साथ बात करता है कि देखो अब ये तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हैं, ये डाइवोर्स लेना चाहती है, तो तुम्हारा भी काम है कि इनके साथ तुम कोऑपरेट करो, क्योंकि सालों पहले तो तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, अपनी बेटी को छोड़ दिया था, अब तुम किस मुंह से इनके पास वापस आए हो। जाओ वापस उसी औरत के पास जिसके पास तुम सालों पहले चले गए थे। इसका बाप इसको कहता तो है कि तुम कौन होते हो हमारे मामलात में इंटरफेयर करने वाले, जिस पर ये इसके बाप को सीधा सीधा कह देता है कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और बहुत ही जल्द मैं इससे शादी भी कर लूंगा और शादी करने के बाद आप देखेंगे कि मैं आपकी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा जैसे आपने जी की माँ के साथ किया है, और मैं इसको पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ रखूंगा। हो जाता है अगले सीन में हम देखते हैं इसे एक दिन अपनी माँ की केयर टेकर से पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग आपकी माँ को अपनी किडनी डोनेट कर रहे हैं और वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। इसकी तो ये बात सुनकर होश ही उड़ जाते हैं। ये जल्दी से मिस्टर सॉन्ग से मिलने के लिए जाती है, इसको पहले कॉल करती है कि तुम कहाँ पर हो, और ये किडनी को डोनेट करने के लिए तैयार ही बैठा हुआ होता है। कुछ देर के बाद हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा और ये किडनी को निकलवा कर इसकी माँ को डोनेट कर देगा।
इसलिए इसने फिलहाल मिस जी को बताया हुआ होता है कि मैं किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। ये इसको कॉल करती है और कहती है कि मुझे सही सही बता दो कि तुम कहाँ पर हो, वरना तुम्हारा मैं वो हाल करूँगी कि तुम हमेशा याद रखोगे, मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाऊँगी। और फिर मजबूरी की वजह से इसको बताना ही पड़ता है कि मैं फलां फलां जगह पर हूँ, तुम आ सकती हो। ये आ जाती है। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई है। फिर ये इससे कहती है कि मैंने कितना तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, तुम तो मेरी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी को भी सेक्रीफाइस कर रहे हो। वो इसको कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरी ज़िंदगी एक किडनी के सहारे भी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर सकती है। मैंने अपनी माँ को तो खो दिया था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी माँ को खो दो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी माँ को देखता हूँ तो लगता है कि वो माँ मेरी भी माँ है। और अगर तुम्हारी माँ जिंदा रहेगी तो तुम खुश रहोगी, और तुम खुश रहोगी और तुम्हें हैप्पी देखकर मुझे भी खुशी होगी। और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस जी की माँ तो मिस्टर सॉन्ग की किडनी लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि बेटा मुझे नहीं पता था कि मेरा जो किडनी डोनर है, किडनी सोर्स है, वो तुम हो। तुम मुझे अपनी किडनी निकाल कर दे रहे हो, मैं कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में जो देखना था मैं देख चुकी हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुम बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालने की अब जरूरत नहीं है। ये तो काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है, लेकिन इसकी माँ साफ साफ इसको इनकार कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये मिस्टर बॉक्सी के साथ खड़ा हुआ होता है। ये इसके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर रहा होता है, तो बता रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, और शायद तुम भी अंडरस्टैंड कर पाओगे कि नहीं। मिस जी को तो मेरी बातों पर यकीन नहीं आता, मेरी फीलिंग्स पर, इमोशंस पर ये ट्रस्ट नहीं करती है। लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मुझे बचपन से जानते हो, तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम इस दफ़ा तो मेरी बात पर लाजमी यकीन करोगे। पहले भी मैं तुम्हें काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं मिस जी से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं मिस जी के बगैर जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। अगर इसे कुछ हो जाएगा, अगर ये उदास हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि मेरी सांस 1 मिनट से पहले निकल जाएगी मेरे जिस्म से। और ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज्यादा इमोशनल और डीप बातें कर रहा होता है। और दूर खड़ी जी ये बातें सुन लेती है इन दोनों की, और इससे पूरी तरह से यकीन आ जाता है कि ये तो वाकई में मुझसे सच्ची में मोहब्बत करता है, और ये इमोशनल हो जाती है। मिस्टर बॉक्सी इसको कहता है कि मुझे भी यकीन है कि तुम इससे मोहब्बत ही करते हो, और तुम फिक्र ना करो, मिस जी की माँ के लिए किडनी सोर्स मैं खुद ढूंढ लूंगा, मैं खुद इनका इलाज करवाऊंगा। तुम्हें अब किसी चीज़ के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और ड्रामे के लास्ट पर हम देखते हैं ये एक बेंच पर आकर बैठी हुई होती है, और इसके पास मिस्टर सॉन्ग आता है। ये मिस्टर सॉन्ग को कहती है कि तुमने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को मुझे कभी इस तरह से बताया ही नहीं था। मुझे सिर्फ यही लगता था कि तुम मेरे साथ हमेशा बेड ही शेयर करना चाहते हो, इसके अलावा तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं होगे, या इसके अलावा बॉडी के अलावा तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। और इस बात पर ये बहुत ही ज़्यादा इससे नाराज़ भी होती है कि तुमने अच्छे तरीके से अपने फीलिंग्स को मेरे सामने एक्सप्रेस क्यों नहीं किया। और फिर ये दोनों एंड में एक दूसरे को हग कर लेते हैं, प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पर इस प्यारी सी स्टोरी का एंड हो जाता है।